नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष एक छोटा-सा प्रातःकालीन प्रस्तुतिकरण देने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये प्रस्तुतिकरण आयुर्वेद की उस विधा के तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करने में सफल रहेगा। ये आज का टॉपिक जो मर्म चिकित्सा का वुमेन्स हेल्थ में क्या योगदान हो सकता है, ये एक टॉपिक है। मैं इसी के बारे में अपने आयुष दर्पण जर्नल पे जो भी पाठक हैं उनके लिए ये प्रस्तुतिकरण लेकर आया हूँ। ऐसा कहा जाता है कि हमारे हमारे आज के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती हेल्थ और वेलनेस को मेंटेन करना है। आज के समय में जैसा कि कोविड-19 ने जो स्थितियां पैदा की है, उस स्थितियों में भी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया अपनी हेल्थ और अपनी वेलनेस की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है। आज इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले उपायों की बात की जाती है। आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है। ऐसे समय में महिलाओं की स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना हमारा एक दायित्व बनता है। और ऐसे में ये विज्ञान आयुर्वेद की कुछ विधाएं बहुत बेहतरीन काम कर सकती है, जिनमें एक मर्म चिकित्सा है जिसे हम हेल्थ एंड वेलनेस से जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे शरीर में 107 मर्म बिंदु होते हैं, जो इस चित्र में भी आपको नजर आ रहे होंगे, जिनके नाम, जिनके स्थान क्रमशः इस चित्र में लिखे गए हैं और दर्शाए गए हैं। कहते हैं कि ए वुमेन इज द फुल सर्कल, विद इन हर इज द पावर टू क्रिएट, नर्चर एंड ट्रांसफॉर्म। यदि इसके अर्थ को आप जाने तो इसका अर्थ यह है कि वुमेन, महिला, अपने अंदर एक असीमित पावर लेकर के रहती है, जो क्रिएट कर सकती है, जो नर्चर कर सकती है और जो ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यानी कि यदि हमारे समाज में महिलाएं स्वस्थ नहीं है तो पूरा समाज ही स्वस्थ नहीं है। और यदि महिला स्वस्थ है तो उसके अंदर जो इनहेरेंट पावर है वो नर्चर कर सकता है, वो और भी अच्छी चीज़ों को क्रिएट कर सकता है और ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आज की स्थिति में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो फीमेल हेल्थ के बारे में जो बात कही गई है, उसको जानना भी बहुत आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है, बीइंग अ मैन और अ वुमेन has a significant impact on health. As a result of both biological and gender related differences, the health of women and girls is of particular concern because in many societies they are disadvantaged by discrimination rooted in socio-cultural factors. ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वुमेन्स हेल्थ पर दिया गया कमेंट है। यदि हम देखें तो कुछ ऐसी बीमारियां जो महिलाओं में कॉमन होती है, उनमें हार्ट डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन एंड सर्वाइकल कैंसर, गायनेकोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी इश्यूज, ऑटो इम्यून डिजीजेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो महिलाओं में सामान्य रूप से देखने में आती है। हृदय रोग, स्तन का कैंसर, ओवरी और सर्विक्स का कैंसर, गायनेकोलॉजिकल समस्याएं,
प्रेगनेंसी से संबंधित समस्याएं और हमारे शरीर में इम्यूनिटी के कारण, ऑटो इम्यूनिटी के कारण होने वाली समस्याएं, साथ साथ अवसाद और भविष्य के प्रति घबराने की जैसी स्थिति, जिसे एंजाइटी कहते हैं, ये सारी स्थितियां महिलाओं में सामान्य रूप से मिलती हैं। जिस बात की मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, जैसे कि हम व्यायाम करते हैं, उसी प्रकार यदि हम व्यायाम के साथ में अपने आप को मर्म थेरेपी से जोड़ लेते हैं, जिसे स्वमर्म थेरेपी कहा जाता है, तो ये एक आंकड़े हैं कि हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम ब्रेस्ट कैंसर को 20% तक, अंदाजन कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को 35% तक, डिप्रेशन जैसी स्थिति को 30% तक, डिमेंशिया जैसी स्थिति को 30% तक, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी स्थिति को 83% तक, टाइप 2 डायबिटीज़ को 50% तक, और अपने मस्तिष्क के हिपोकैम्पस से संबंधित, जिसमें वर्बल, मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशंस आते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बात महिलाओं के स्वास्थ्य से सीधे जुड़ती है, क्योंकि ये सभी समस्याएं महिलाओं में सामान्य रूप से अधिक देखी जाती हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ब्रेस्ट कैंसर जैसी स्थितियाँ जो सर्वाधिक मिलती है, उसे 20% तक कम किया जा सकता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को 35% तक कम किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ को 50% तक कम किया जा सकता है। डिप्रेशन जैसी स्थितियों, अवसाद जैसी स्थितियों को 30% तक कम किया जा सकता है। डिमेंशिया को 30% तक कम किया जा सकता है, और कमर या कूल्हे में होने वाले फ्रैक्चर्स को 68% तक कम किया जा सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्या को 83% तक कम किया जा सकता है, और जो बहुत सामान्य समस्या है जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसे 50% तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा हिपोकैम्पस, जो हमारी ब्रेन की वर्बल मेमोरी, लर्निंग और इमोशंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। क्या है ये सेल्फ मर्म थेरेपी? आपको जानना चाहिए। यानी अपने मर्म बिंदुओं का स्वयं उत्प्रेरण कर अपने आप को स्वस्थ रखना, यह इसका उद्देश्य है। अपनी वाइटलिटी को मेंटेन करना, अपने अंदर की इनर ऊर्जा को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। कैसे करते हैं इसको? ये बात मैं अपने बिगिनर्स और एडवांस के छात्रों को अपनी रूटीन क्लासेस के दौरान बताता हूँ, और इसकी प्रायोगिक कक्षाएं भी लेता हूँ। लेकिन मैं आयुष दर्पण जर्नल के सभी जो फॉलोअर्स हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत सरल प्रक्रिया है, जिसको आप बहुत आसान से कर सकते हैं। विशेषकर जो महिलाएं हैं, उनके लिए ये बहुत सरल है। इसको करने के लिए आप सबसे पहले, पोस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी इसके अभ्यासी हैं, वो प्रातःकाल सीधे बैठें, अपने आप को मानसिक रूप से अलर्ट रखें, और जो भी एक सिटिंग पोस्चर आपको बनता है, जो आपके लिए कॉन्वीनियंट है, उसको आप फॉलो करें। जो भी आप पोस्चर्स पे बैठें, चाहे आप क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठें, दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर कर बैठें, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए। आपकी हाथ घुटने पे ऊपर की तरफ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में होनी चाहिए, जो इस चित्र में आपको दर्शाया गया है। आप इनमें से कोई भी प्रकार के पोस्चर्स को एडॉप्ट कर सकते हैं। यदि आपको सुखासन में बैठने में आसानी है तो आप सुखासन में बैठें। यदि आपको पद्मासन में बैठने में आसानी है तो आप पद्मासन में बैठें। यदि आपको अर्ध पद्मासन में बैठने में आसानी है तो आप अर्ध पद्मासन में बैठें। यदि आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, जिसे डायमंड पोस्चर कहते हैं, तो आप वज्रासन में बैठें।
यदि आप इन पोजीशंस पे नहीं बैठ पाते हैं तो आप सिंपली चेयर पर एक सिटिंग पोस्चर पे बैठें, या फिर आप इन सभी पोस्चर्स पे बैठने में भी आपको परेशानी है तो आप खड़े भी रह सकते हैं। यानी ये सभी, इनमें से किसी भी एक प्रकार के आसन पर बैठकर आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। जब भी आप इसको शुरुआत करें तो आपने इन बिंदुओं पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला बिंदु, आपके शरीर का पूरा रिलैक्सेशन होना बहुत जरूरी है। गहरी सांसों को लेना और छोड़ना अत्यंत आवश्यक है, जिसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं। पूरे शरीर को एक यूनिट के रूप में मानना, परसीव करना, जिसे यत पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहते हैं, ये भी अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ अपने मस्तिष्क के उन केंद्रों को भी परसेप्ट करना जिनमें सेंसेस आते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां आती हैं। इसके अलावा जो मर्म बिंदु हैं उनको भी परसीव करना, उनको भी ध्यान में लाना, ये पहली प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जब आप इन सभी चीज़ों को करें, इसके पश्चात आप अपने अंगूठे और उंगलियों से अपने उन सभी महत्वपूर्ण मर्म बिंदुओं पर मसाज कर सकते हैं। ये प्री थेरेपी एक्सरसाइजेस कहलाती हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले बॉडी को पूरा रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, बॉडी को एक सिस्टम के रूप में परसीव करें, समझें, विचार करें, अनुभव करें, अपने साइकिक सेंटर्स को अनुभव करें, अपने मर्म बिंदुओं का परसेप्शन करें। इसके साथ ही अपने अंगूठे और उंगलियों से अपने मर्म बिंदुओं पर हल्का सा मसाज करें। यदि आपने ये सब चीज़ें कर ली तो उसके बाद आप अपनी आंखों को बंद करते हुए सामान्य श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया से इतर गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। यह प्रक्रिया 5 से 10 बार रिदमिक पैटर्न में होनी चाहिए। इसके बाद आप अपने शरीर को रिलैक्स महसूस करें, ढीला छोड़ दें, शिथिल जड़ा छोड़ दें, जिससे आपके अंदर जो फिजिकल, शारीरिक और जो मेंटल, मानसिक तनाव है ये कम हो जाए। इसके बाद की स्थिति में आप अपने इन मर्म बिंदुओं पर कंसंट्रेट करें, खासकर अपने आप को गुदा, नाभि, हृदय, कंठ और भ्रूमध्य, इन और इसके साथ साथ अपने टॉप ऑफ द हेड पर कंसंट्रेट करें। यानी कि कंसंट्रेट योर माइंड ऑन मर्म पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। Initially concentrate your mind on Guda, that is the anal region, the Nabhi, that is the umbilicus region, Shrudaya, that is the heart, Kantha, that is the junction of thorax and neck, and the Bhrumadhya, that is the middle of the eyes and top of the head. इसके बाद आप अपने मर्म बिंदुओं को, लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज के मर्म बिंदुओं को सेंटर से पेरिफेरी की तरफ स्टिमुलेट करें। केंद्र से शाखाओं की तरफ स्टिमुलेट करना है। यदि एक पुरुष है तो अपनी बाईं तरफ के, और एक महिला है तो अपनी दाईं तरफ के मर्म बिंदुओं का स्टिमुलेशन करें। विशेष रूप से यहाँ महिला स्वास्थ्य की बात की गई है, तो महिलाएं सबसे पहले अपनी बाईं तरफ के मर्म बिंदुओं का स्टिमुलेशन करें, उपचारण करें। आगे हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने ऊर्ध्व स्वाखागत मर्मों का उपचारण करें। इसके लिए आपको अपने मध्य अंगुली से 5 से 10 बार अपने बाह में स्थित पूर्वी और आणी मर्मों का प्रेरण करना अत्यंत आवश्यक होता है।
जैसा कि आप जानते हैं, कोहनी से 4 अंगुल ऊपर आणी मर्म स्थित होता है, जबकि आणी मर्म से 4 अंगुल ऊपर पूर्वी मर्म स्थित होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मर्म बिंदु है जो कोहनी पर होता है। इसको आप पहले अपने लैटरल और फिर मीडियल एस्पेक्ट, लैटरल इपिकॉन्डाइल, लैटरल और मीडियल एस्पेक्ट्स को आप आराम से आप इसकी स्टिमुलेशन दे सकते हैं। ये जो बिंदु हैं ये पेनफुल होते हैं और आप इन बिंदुओं पर दबाएंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। यदि आप पहली बार अभ्यास कर रहे हैं तो दर्द अधिक महसूस होगा, लेकिन आप अगर बार बार इस अभ्यास को करेंगे तो 2 से 3 दिन में ये दर्द कम हो जाएगा। यानी आपने उर्वी और पुनः उसके नीचे स्थित आणी मर्म को उपचारित किया, इसके बारे में बताया कि मैंने वो एल्बो जॉइंट से क्रमशः आणी 4 अंगुल ऊपर और आणी से 4 अंगुल ऊपर पूर्वी मर्म स्थित होता है। इन दोनों ही मर्मों के उच्चारण के उपरांत आप अपने इंद्रवस्ती मर्म को, जो आपके 4 आर्म के मिडल में या हम एल्बो जॉइंट से 4 अंगुल नीचे, उसे आप उपचारित करें। इसके उपचारण के उपरांत अंगूठे से इसका उपचारण करते हैं, ये आपको जानना और समझना चाहिए। आणी, पूर्वी और इंद्रवस्ती मर्म के उपचारण के उपरांत आप अपनी कलाई की संधि पर स्थित मणिबंध मर्म को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मर्म बिंदु है, उसे आप अपने इंडेक्स फिंगर और थंब से एक ग्रिप बनाते हुए अपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट करके उसका उत्प्रेरण या उपचारण करें। यानी कि इंद्रवस्ती मर्म के बाद आपने मणिबंध मर्म का उत्प्रेरण करना है और इसके पश्चात आप अपने क्षिप्र मर्म को, अपनी थंब को 90 डिग्री बनाते हुए बेस ऑफ थंब पर स्थित क्षिप्र मर्म को आइडेंटिफाई करते हुए, जो थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में स्थित है, दोनों ही तरफ के क्षिप्र मर्म का स्टिमुलेशन करें। महिलाओं में पहले बाईं तरफ का और फिर दाईं तरफ का ये स्टिमुलेशन करना है। उपरोक्त मर्मों को उत्प्रेरण करने के चित्र इस स्लाइड्स में आपके साथ सामने प्रस्तुत हैं, जिसे आप देख सकते हैं। इसके पश्चात आप अपने पीठ के मर्मों को स्टिमुलेट करें, किसी भी एक ऐसे पोस्चर में जिसमें आप हाइपर फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन कर सकते हैं। उस आप स्थिति में बैठकर आप अपने पीठ के मर्मों का उपचारण कर सकते हैं। अपर एक्सट्रीमिटी में आप दोनों ही तरफ अपने शोल्डर्स को गर्दन की तरफ रखते हुए, जहां आपका मिडिल फिंगर आता है, वहां आप अंश मर्म को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सुखासन में या जो भी सरल आसन है आप उसमें, जो मैंने पहले बताया है, उसमें बैठ करके अपने कंधों को पैरेलल रखें अपने थोरैक्स पर और अपनी दोनों ही हाथों को उसके क्रॉस अपोजिट रखें, लगभग गर्दन की लैटरल साइड पर, और जहां पर आपका मध्य अंगुली आता है वो आपका हिस्सा अंश मर्म कहलाता है। तो आप दोनों ही तरफ के अंश मर्म, महिलाएं पहले बाईं तरफ के और पुनः दाईं तरफ के अंश मर्म को उपचारित करें। इसके अलावा आप इसके बाद जो सब स्कैपुलर वेसल्स के पास स्थित बृहति मर्म है, उसको भी आप दोनों तरफ अपने कंधों को और हाथ को पीछे की तरफ ले जाके, जो निप्पल के ठीक पीछे स्थित बृहति मर्म को भी आप उपचारित कर सकते हैं। बृहति मर्म के उपचारण के उपरांत आपकी रीनल एंगल्स पर स्थित जो ईलियक क्रेस्ट है, वहां पर स्थित पार्श्व संधि मर्म को
आप अपने अंगूठे के माध्यम से उपचारित कर सकते हैं। ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृहति मर्म और पार्श्व संधि मर्म, और इससे पहले जो मैंने आपको अंश मर्म बताया, जब आप ये सब कर लेते हैं तो फिर आपने लोअर एक्सट्रीमिटीज के मर्म पॉइंट्स को भी स्टिमुलेट करना आवश्यक हो जाता है। तो महिलाओं को क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना चाहिए और आप लोअर एक्सट्रीमिटीज के मर्म पॉइंट्स को आप स्टिमुलेट कर सकते हैं, जिनमें पाद तल हृदय और पाद क्षिप्र मर्म महत्वपूर्ण है। हमारे अंगूठे, पैर के अंगूठे और दूसरी उंगली के बीच जो मर्म बिंदु पैर में होता है वो क्षिप्र कहलाता है। जहां साधु महात्मा सामान्य रूप से खड़ाऊ पहनते हैं तो अक्सर उनका क्षिप्र मर्म दबता है। वो क्षिप्र मर्म की पोजीशन होती है, उसका स्टिमुलेशन और उपचारण करें। इसके उपरांत आप पैर के मध्य में, पैर के तलवे के मध्य में स्थित पाद तल हृदय मर्म का स्टिमुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको वज्रासन में बैठना बहुत जरूरी है, या फिर आप सुप्त वज्रासन की मुद्रा में बैठें। वज्रासन और सुप्त वज्रासन की मुद्रा में बैठने से आप लोअर एक्सट्रीमिटी के सारे मर्म पॉइंट्स को स्वाभाविक रूप से उपचारित या स्टिमुलेट कर पाते हैं। इसके बाद आप अपने सिर और गर्दन की मर्म बिंदुओं को उपचारित करें। हम केंद्र से पेरिफेरी की तरफ चल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इसमें अपने सिर के में स्थित और गर्दन में स्थित मर्म बिंदुओं को विभिन्न प्रकार से स्टिमुलेट कर सकते हैं, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर टेक्निक, इसके अलावा प्राणायाम का अभ्यास प्रमुख होता है। विधुर मर्म को स्टिमुलेट करने के लिए अपने अंगूठे को आप दोनों तरफ कान के नीचे मेस्टॉइड प्रोसेस पर लगाएं। इस प्रकार से आप अपने विधुर मर्म को स्टिमुलेट कर सकते हैं। चेहरे पे और सिर पर स्थित अधिपति मर्म, सीवंत मर्म, शंख मर्म, उत्क्षेप मर्म, अपांग मर्म, आवर्त मर्म, स्थपनी मर्म, श्रृंगाटक मर्म और फणा मर्म को आप इच्छित दबाव डालकर अपने उंगलियों के माध्यम से उपचारित कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि इन सभी प्रक्रियाओं को करने में कितना समय लगता है। आज की भाग दौड़ जैसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप यदि इसको प्रत्येक दिन करें तो ये एक ऐसा शॉर्टेस्ट वे है जो आपके पूरे शरीर के सिस्टम को हेल्दी और फिट रखता है। आप किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी स्थिति में आप उसको कर सकते हैं। शरीर के ऊर्ध्व शाखागत और अधोशाखागत मर्मों का उच्चारण करने में जो समय है वो 5 से 10 मिनट का समय लगता है। तो आप किसी भी प्रकार से इस समय को अधिक नहीं मान सकते और किसी भी प्रकार से आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हाँ मेरे पास समय की कमी है। दूसरा, ये सुपर हीलिंग साइंस है और स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक है। तो आप हमेशा जब भी इसका प्रयोग करें, प्रातःकाल और संध्या काल, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 6 बजे सुबह, संध्या काल में 5 से 6 बजे शाम को, लेकिन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये समय प्रेफरेबल होना चाहिए। आप रिलैक्स स्टेट में होने चाहिए, तभी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। आपको जो उसके परिणाम हैं वो आपको उत्कृष्ट मिलेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रातःकाल पूजा और त्रिकाल संध्या करने का विधान है। हम ईश्वर को इसी वक्त याद करते हैं, पूजा करते हैं। इस्लाम में भी देखिए तो 5 समय नमाज अदा की जाती है, और जो उनके बैठने का पोस्चर होता है वो भी एक प्रकार से वज्रासन, थंडरबोल्ट पोजीशन होता है, जिससे उनके लोअर एक्सट्रीमिटीज के मर्म पॉइंट्स स्वतः उपचारित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ मर्म थेरेपी 3 से 5 बार एक दिन में आप कर सकते हैं। यदि आप स्वस्थ हैं तो कम से कम 1 बार, और यदि आप रोगी हैं
तो आप रोग के अनुसार इसे 3 से 5 बार भी कर सकते हैं। महिलाओं के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। वज्रासन में बैठना और लोअर एक्सट्रीमिटीज के मर्म पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना, बहुत सारी समस्याएं जो मैंने पहले बताई थी जो फीमेल हेल्थ से जुड़ती है, उनके लिए बेहतरीन है। नियमित रूप से सेल्फ मर्म प्रैक्टिस को कर आप अपने जीवन को लंबा और सुखायु को प्राप्त कर सकते हैं और अपने शरीर में आने वाले बुढ़ापे को, डिके को, डिजीज को और डेथ को आप अवॉइड कर सकते हैं। जो अकाल मृत्यु है उससे आप बच सकते हैं, रोग के जन्य होने वाली मृत्यु से आप बच सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेल्फ बर्न प्रैक्टिस के द्वारा आप अपनी वाइटल एनर्जी को शरीर के हर हिस्से में पहुँचाते हैं। यदि आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपकी सुप्रीम कॉन्शियसनेस को ऊपर बढ़ाने के लिए, यानी आप अपने लेवल को ऊपर ले जाते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के लेवल को प्राप्त करते हैं। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि वुमेन्स हेल्थ नीड्स टू बी फ्रंट एंड सेंटर। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज सही रहे तो महिलाओं की स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इट ऑफन इजंट बट इट नीड्स टू बी, ये ज़रूरत है, इसे आवश्यकता समझना चाहिए। तो 3 हिस्से मैं आपको फाइनल कंक्लूजन में देना चाहूँगा। यदि हम अच्छी महिला स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसका जो तरीका है वो नियमित रूप से सेल्फ मर्म थेरेपी का अभ्यास। यूनिवर्सेबल क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम है जिसे दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी उम्र की महिलाएं इसका प्रयोग कर सकती हैं। ये नॉन इन्वेजिव, नॉन मेडिसिनल और इफेक्टिव सिस्टम है। यानी ये तीनों ही चीज़ें जो बेटर वुमेन्स हेल्थ है उसको आगे बढ़ाती हैं। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप सभी इसके प्रैक्टिस को नियमित रूप से करें। मेरे इस विचार को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट ayushdarpan.com, ayushdarpan.org और हमारे पीयर रिव्यूड जर्नल ayushdarpanjournal.com पर संपर्क कर सकते हैं, अपने आर्टिकल भेज सकते हैं, अपने लेख भेज सकते हैं और हमारी एक्टिविटीज़ को जानने के लिए kdfindia.in वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। हमारे द्वारा लॉकडाउन के समय से ही लगातार मर्म विज्ञान की बिगिनर्स और एडवांस क्लासेस चलाई जा रही हैं। इसके माध्यम से हमने 1000 से ऊपर चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया है। उसके अलावा नाड़ी विज्ञान की भी क्लासेस चल रही हैं जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे इस ayushdarpanjournal.com पर आने वाले लेक्चर्स की सीरीज़ को ज़रूर देखें। हमारा जो ये जर्नल है ये एक एजुकेशन, ग्लोबल एजुकेशन हब है। यहाँ आपको वेराइटीज़ ऑफ एक्सपर्ट्स मिलते हैं जिनमें दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स आपको अपने विचारों से अवगत कराते हैं। आने वाले समय में हम कुछ बड़े कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं जो विषय अछूए हैं, जैसे कि मर्म विज्ञान। ऐसे ही नाड़ी विज्ञान पर 26 तारीख को एक विशाल पूरे दिन चलने वाला एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है जिसमें पूरी दुनिया के नाड़ी विज्ञान से जानने वाले और पहचानने वाले विद्वान विशेषज्ञों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप उस बहुत ही अधिक हमें उसके रिस्पांस मिले हैं और हमें उम्मीद है कि अभी काफ़ी समय है और आप उस नाड़ी विज्ञान से संबंधित वेबिनार से अपने आप को जोड़ करके दुनिया भर के विशेषज्ञों के द्वारा नाड़ी विज्ञान में शेयर किए गए अनुभवों को जान सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स को आप नोट करें, जिस संपर्क फ़ोन नंबर 09410379397, ये नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।